कहानी राजस्थान के रहने वाली 18 साल की आभा की है, जिसने कुछ रोज पहले अपने सामने तमाम मीडिया के माइक रखकर कानून के मुंह पर तमाचा मारा था। लेकिन अफसोस, ना अब उसे कानून से कोई शिकायत है, ना पुलिस से नफरत, ना साथ ही कानून और पुलिस को भी अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आभा अब कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। तो चलिए जीते जी आभा की जिस कहानी को उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई नहीं सुन पाया, आज हम आपको सुनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। बात 3 अप्रैल की सुबह की है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ इलाके में मीडिया रिपोर्टर को एक फोन आता है। फोन आभा नाम की लड़की ने किया था। उसने गुजारिश करते हुए कहा था कि उसे मीडिया के जरिए कुछ कहना है। मीडिया रिपोर्टर आभा के घर पहुंच जाते हैं। वहां आभा अपनी कहानी सुनाती है। तमाम मीडिया वालों को बुलाकर अपनी आखिरी बात कहने के कुछ घंटे बाद ही आभा ने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। आभा के जीते जी उसकी जो बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन अब उसकी कहानी सामने आने पर हंगामा बरपा। जो आभा जीते जी अपने और अपनी भाभी के लिए इंसाफ मांग रही थी, अब उसी लेटी हुई खामोश आभा को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी अर्थी के साथ पूरा गांव इस वक्त एक पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल भर पहले। आभा की भाभी स्वाति कॉलेज में पढ़ रही थी। घर से कॉलेज वो बस से जाया करती थी। उसी बस में 3 और लड़के अपने कॉलेज जाया करते थे। इन लड़कों के नाम हैं अशोक, लालचंद और शिवचंद। इनमें से शिवचंद राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुमित गोधरा का रिश्तेदार है। बस से आते जाते तीनों लड़कों से स्वाति की दोस्ती हो जाती है। फिर एक रोज मौका मिलते ही तीनों स्वाति के साथ जबरदस्ती करते हैं और इस दौरान मोबाइल पर उन पलों को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, ताकि स्वाति पुलिस या घर वालों को इस बारे में कुछ ना कहे। इसके बाद तीनों ने इसकी धमकी के साथ स्वाति को छोड़ दिया। 2 बच्चों की मां स्वाति इस हादसे से डर गई। उसे लगा कि अगर उसके वीडियो उसके गांव और ससुराल वालों तक पहुंच गए तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाएगी, लिहाजा वो खामोश हो गई। इसके बाद स्वाति को नोचने खसोटने का ये सिलसिला महीनों चलता रहा। इज्जत की खातिर स्वाति अब तक खामोश थी। लेकिन फिर अचानक एक रोज वही तीनों लड़के स्वाति को धमकी देते हैं कि अब वो अपनी ननद आभा से उन्हें मिलाए, उससे फोन पर बात कराए, वरना वीडियो लीक कर देंगे। स्वाति अपना घर टूटने के डर से आभा को सारी बात बता देती है। अब स्वाति के साथ साथ उसकी ननद आभा भी पूरी तरह से उन तीनों लड़कों के चुंगल में फंस चुकी थी। आभा नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी की जिंदगी खराब हो, पर उसे पता नहीं था कि अब खुद उसकी जिंदगी भी खराब हो चुकी है। यह सिलसिला भी महीनों चलता रहा। घर की इज्जत की खातिर दोनों अब तक खामोश थी। लेकिन फिर तभी 23 दिसंबर 2023 को जब स्वाति और आभा घर लौट रही थी, तब रास्ते में तीनों लड़के फिर से टकरा जाते हैं। इस बार तीनों पहली बार एक साथ दोनों की आबरू लूटते हैं। लुटती हुई आबरू के बीच स्वाति अपने सामने अपनी ननद को भी लुटती देख रही थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद उसी शाम स्वाति ने खुद को पेट्रोल डालकर जिंदा जला लिया। हालांकि उसकी सास और कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ गई और उन्होंने फौरन आग बुझा दी, लेकिन तब तक स्वाति 80% झुलस चुकी थी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर 2 महीने बाद 23 फरवरी 2024 को स्वाति ने दम तोड़ दिया। इस बीच स्वाति के झुलसने के बाद स्वाति के घर वालों ने बिना सच्चाई जाने स्वाति के ससुराल वालों पर ही उसे जला डालने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने स्वाति के पति और ननद आभा समेत पूरे घर वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन मरने से ऐन वक्त पहले खुद स्वाति ने पूरे गांव वालों के सामने यह बयान दिया कि उसका पति, ननद और उसके ससुराल के लोग बेकसूर हैं। उसने खुद को आग इज्जत की खातिर लगाई थी। स्वाति की मौत के बाद अब आभा ने भी हिम्मत जुटाई और घर वालों को सारी कहानी बता दी। इसके बाद आभा उन तीनों लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने गई
और यहीं से अंधे कानून की अंधी कहानी की शुरुआत होती है। पुलिस आभा पर दबाव डालती है कि वो 1 या 2 लड़कों का ही नाम ले, तीनों का नहीं, खासकर उस लड़के का तो बिल्कुल नहीं जो राज्य के मंत्री का रिश्तेदार है। यानी पुलिस खुद ही तय कर रही थी कि किस रेपिस्ट को छोड़ना है और किसे बचाना है। इतना ही नहीं, उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करने की बजाय उल्टे आभा से खुद इलाके का डीएसपी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिसे सुनकर आभा को लग रहा था जैसे एक बार फिर उसका बलात्कार हो रहा है। अंधे कानून के अंधेपन का तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ। आभा के साथ गैंगरेप हुआ था, जाहिर है मेडिकल रिपोर्ट से उसकी सच्चाई सामने आ जाती, पर कानून को अपने हिसाब से नचाने वाले डिप्टी एसपी और उनके बहादुर पुलिस वालों की बेशर्मी देखिए कि मेडिकल टेस्ट के लिए आभा को उसके गांव से श्री गंगानगर अकेले उस दिन अस्पताल भेजते हैं जिस दिन अस्पताल में छुट्टी थी। कोई डॉक्टर तक नहीं था। अभी बेशर्मी खत्म नहीं हुई। इसके बाद अगले दिन फिर आभा अपने गांव से शहर के उस अस्पताल तक पहुंचती है खुद से। इस बार उसे थोड़ी सी देरी हो जाती है। बस इस देरी के लिए उसके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वो रेप विक्टिम नहीं बल्कि खुद रेपिस्ट है। हमाम के नंगेपन का आलम देखिए। खाकी के साथ साथ सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर साहब भी वैसे ही कानून का तमाशा बन रहे थे जैसे खाकी वाले बड़े बाबू उन्हें बताते जा रहे थे। आभा पढ़ी लिखी थी, उसने निर्भया की कहानी भी सुन रखी थी। उसे लगता था कि अब देश बदल चुका है, पुलिस वाले किसी बलात्कारी को बख्शेंगे नहीं। इसलिए वो तमाम दुष्कारियों के बावजूद उसके और उसकी भाभी के गुनहगारों को सजा दिलाना चाहती थी। लेकिन आभा की ये जिद खाकी को काट रही थी। लिहाजा अब नौबत ये आ गई कि आभा की भाभी के उस मुकदमे की धमकी देकर जिसे खुद मरने से पहले उसकी भाभी झुठला चुकी थी, पुलिस वाले अब उल्टे आभा और उसके घर वालों को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। पर आभा जितना लड़ सकती थी लड़ी। उसकी लड़ाई के आगे कानून को झुकना भी पड़ा। 3 में से 2 गुनहगारों के खिलाफ गैंग रेप का केस दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भी भेज दिया। लेकिन तीसरे और सबसे ताकतवर गुनहगार की लड़ाई अब भी जारी थी, क्योंकि तीसरा गुनहगार कोई मामूली गुनहगार नहीं था, राज्य के एक मंत्री का रिश्तेदार था। लिहाजा पुलिस ने अपना पूरा फर्ज निभाते हुए उसे इस केस से दूर कर दिया। आभा इस तीसरे गुनहगार को भी सजा दिलाने के लिए लड़ती रही, लेकिन इस लड़ाई में कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। उल्टे उसकी वजह से घर और घर के लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इस बात का एहसास अब आभा को होने लगा था। लिहाजा 3 अप्रैल को उसने एक आखिरी फैसला लिया। वो अपनी आखिरी बात मीडिया के जरिए देश तक पहुंचाना चाहती थी और इसलिए उसने 3 अप्रैल की सुबह कुल 4 रिपोर्टर को फ़ोन किया। 3 अप्रैल दोपहर करीब 12 बजे आभा अपनी पूरी कहानी सुनाती है। रिपोर्टर और कैमरामैन आभा के घर से लौट आते हैं। उधर मीडिया से बात करने के बाद आभा उसी रात लगभग 12 घंटे बाद अपने घर में फांसी के फंदे पर झूल जाती है। फांसी पर झूलने से पहले वो अपनी कलाई भी काट लेती है। यानी वो खुद के जिंदा बच जाने की कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती थी। आभा मीडिया को अपनी कहानी सुनाने के बाद थोड़ा इंतजार कर लेती, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। शायद वो अंधे बहरे और गूंगे कानून के उकता चुकी थी। उसे यकीन हो चला था कि जो इंसाफ उसे जीते जी नहीं मिल रहा, मौत उसे वो इंसाफ दिला दे। और कमाल देखिए, आभा गलत भी नहीं थी। आभा की मौत के बाद जैसे ही उसकी मौत और उसकी भाभी की सच्चाई गांव और गांव के बाहर तक पहुंची, लोगों का नज़रिया ही बदल गया। अब वही लोग उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए। पुलिस को भी एहसास था कि आभा और स्वाति की मौत का असली जिम्मेदार उन तीनों के अलावा खुद पुलिस भी है। लिहाजा
अब खुद पुलिस के पास भी अपने बेशर्म चेहरे को छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरन उन्हें उस तीसरे गुनहगार को भी गिरफ्तार करना ही पड़ा। जी हाँ, आभा की मौत के ठीक 24 घंटे बाद उस तीसरे गुनहगार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेती है, जिसे वो अब तक खुद ही भगाती और बचाती रही थी। इन सब बातों के बीच ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, मालूम भी नहीं कि ये सवाल अच्छा है बुरा, पर जेहन से ये सवाल जाने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये है कि अगर आभा ने अपनी जान न दी होती तो क्या ये तीसरा गुनहगार पकड़ा जाता। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और क्राइम आजकल देखते रहिए। एक और सच्ची कहानी के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।